सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके 8 पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 9। देखिए, इसके पार्ट 8 में अपन ने देखा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन जो अपन कर रहे थे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, उसमें अपन ने देखा कि जब डी कक्षकों का विपाटन होता है तो वह 2 ऊर्जा स्तरों में बंट जाते हैं। डी कक्षक 2 ऊर्जा स्तरों में बंट जाते हैं जब लिगेंड के आकर्षण बल या लिगेंड जब धातु के पास निकट आता है या उसके प्रभाव में डी कक्षक है 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं, एक निम्न ऊर्जा स्तर और एक उच्च ऊर्जा स्तर। दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो कितना होगा, यह निर्भर करता है धातु की प्रकृति और साथ में लिगेंड की प्रकृति पर। लिगेंड अगर प्रबल क्षेत्र का हुआ तो जो निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के मध्य ऊर्जा अंतराल है, जिसे अपन CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, उसका मान बढ़ जाता है। और अगर लिगेंड दुर्बल क्षेत्र का है या दुर्बल जिसका प्रभाव होता है तो CFSE का मान कम होता है। तो लिगेंड है वो प्रबल और दुर्बल, मतलब 2 अलग अलग श्रेणी के हैं। तो लिगेंडों की प्रबलता के आधार पर उसको लिगेंडों को एक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, एक श्रेणी बनाई गई है लिगेंडों की, जिसे अपन कहते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसके पार्ट 9 में अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। साथ ही अपन पढ़ेंगे कि संकुलों में जब केंद्रीय धातु के संयोजी कोश के डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है तो विपाटन के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बाद उसके चुंबकीय गुण कितने होंगे, तो उन चुंबकीय गुणों की भी अपन व्याख्या करेंगे। तो ये सारी चीजें आज अपन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 9 में पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन देख रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो ये श्रेणी व्यवस्थित करी गई है लिगेंडों की प्रबलता के बढ़ते क्रम में। लिगेंड है उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। जैसे देखिए, आपके सामने ये श्रेणी देख रहे हैं आप, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ यूं जा रहा हूं, फिर ये नीचे आ गए, फिर ये इधर घूम गई श्रेणी, ये इसका बढ़ता क्रम है। एक बार मैं आपको फिर इनके नाम अनाउंस करके बता दूं। ये क्या है? आयोडो, आयोडो से ज़्यादा ब्रोमो, आयोडो को आयोडीडो भी कह सकते हैं, ब्रोमो को ब्रोमीडो भी कह सकते हैं। उससे ज़्यादा प्रबल हो गया थायोसाइनेटो। ये क्या है? थायोसाइनेटो। मैं नाम लिख देता हूं सबके। ये है आयोडो, ये है ब्रोमो, थायोसाइनेटो, फिर क्लोरो, एन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर 3- है, इसे कहते हैं एजिडो। ये है नाइट्रेटो, फिर फ्लोरिडो या फ्लोरो, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सो, उसके बाद ऑक्जेलेटो, उसके बाद एक्वा, फिर ये है आइसोथायोसाइनेटो, फिर ये है इथाइलिन, डाईएमीन, टेट्रा
एसीटेटो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। H माइनस है हाइड्राइडो, NH3 एमीन, देखिए डबल एम आया इसमें, और EN क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन। CN साइनो, NO2 माइनस नाइट्रो, और CO होता है कार्बोनिल। तो ये विभिन्न प्रकार के लिगेंड हैं और उनको व्यवस्थित किया गया है इनकी प्रबलता के आधार पर। अब देखिए यहां पर अगर अपन मोटे मोटे तौर पर देखें, ये तो प्रबलता क्रम तो है ही, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें कि इसमें प्रबल कौन कौन से हैं और दुर्बल कौन कौन से हैं। तो देखिएगा मैं यहां पे जो गोले में बंद कर रहा हूं, ये लिगेंड प्रबल लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। एमीन, इथाइलिन डाइअमीन, साइनो, नाइट्रो, कार्बोनिल, ये प्रबल लिगेंड हैं। और इससे जो पीछे वाले लिगेंड हैं ये वाले, ये दुर्बल लिगेंड की श्रेणी में माने जाते हैं या गिने जाते हैं। तो बाकी ये सारे लिगेंड कैसे हैं, दुर्बल लिगेंड हैं। तो लिगेंडों को प्रबलता के बढ़ते क्रम में अपन ने इस तरह से व्यवस्थित किया, और जो सारणी आपके पास प्राप्त हुई वो सारणी ही क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रो रासायनिक सारणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, कार्बोनिल, नाइट्रो, साइनो, इथाइलिन डाइअमीन, एमीन, ये प्रबल लिगेंड हैं और बाकी ये क्या है, दुर्बल लिगेंड हैं। इन लिगेंडों की प्रबलता के आधार पर ही अपन देखिए आगे केंद्रीय धातु के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखेंगे। देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर ही आप संकुलों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर ही आप संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर ही आप किसी संकुल के लिए CFSE के मान की गणना कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी साथ में ले लेते हैं। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण एवं चुंबकीय गुण, यह अभी अपन टॉपिक लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा सबसे पहले देख रहे हैं अपन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इलेक्ट्रॉनों का वितरण दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। एक CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे डेल O और डेल T के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डेल O किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय संकुलों के लिए, और डेल T किसके लिए लेते हैं अपन, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। और दोनों में संबंध अपन ने देखा था, डेल T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल O, ये अपन ने कल
मतलब इसके पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 8 में देखा। तो एक ऊर्जा जो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करेगी वो है CFAC। दूसरी है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी जिसको P के द्वारा इंगित करेंगे युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा होती क्या है उसको मैं एक बार आपको बता दूं। जैसे ये कोई कक्षक है और इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसी कक्षक में अगर अपन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरना चाहें तो निश्चित रूप से दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण से विपरीत होगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें अपन भर रहे हैं तो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। तो उस प्रतिकर्षण को पार करने के लिए या प्रतिकर्षण को ओवरकम करते हुए दूसरे इलेक्ट्रॉन को कक्षक में भरने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे युग्मन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का युग्म एक ही कक्षक में बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा युग्मन ऊर्जा कहलाती है। मतलब युग्मन के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसे अपन युग्मन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है चीज? ठीक है। अब देखिएगा, जब अपन ने CFT पढ़ा तो ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्या देखा कि केंद्रीय धातु के ये जो 5 डी कक्षक हैं, मैंने 5 बना दिए, ये इस तरह से विपाटित होते हैं कि 3 कक्षकों की ऊर्जा कम और 2 की ऊर्जा ज्यादा होती है। ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षकों को Eg और निम्न ऊर्जा वाले कक्षक हैं उन्हें T2G, और दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल को अपन ने लिखा डेल O। क्लियर है? ठीक है। अब इन अष्टफलकीय संकुलों में देखिएगा, जैसे यहां धातु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है। ये कब है? जब धातु के साथ लिगेंड आकर्षण बल से बंधा हुआ नहीं है। तो अपने 5 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। और ये कौन सी स्थिति है? संकुल की स्थिति है, संकुल की स्थिति है। अब संकुल में ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 कहां जाएगा? निश्चित रूप से निम्न ऊर्जा स्तर पे। अपन जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो आप बहु सिद्धांत में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर पे भरे जाते हैं फिर उच्च ऊर्जा स्तर पे भरे जाते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन किधर गया? T2G। दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर गया? T2G के दूसरे कक्षक में। और तीसरा इलेक्ट्रॉन किधर गया? T2G के तीसरे कक्षक में। तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां हुंड के नियम की पालना हो रही है। हुंड का नियम क्या कहता है कि जब एक समान ऊर्जा के कक्षक उपलब्ध हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन भरते समय सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 3 इलेक्ट्रॉनों तक कोई समस्या नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन नंबर 4 किधर जाएगा? T2G में युग्मन होगा या Eg में जाएगा? ये निर्भर करता है CFAC डेल O का मान और पेयरिंग एनर्जी P के मान पर। यहां चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जो कंडीशन आती है उनमें 2 कंडीशन है। फर्स्ट, डेल O ग्रेटर देन P। अगर CFAC का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा है, CFAC मतलब ये विपाटन ज्यादा है, तो अगर चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर पे तो उसको ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। तो डेल O का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा है तो क्या होगा? तो केमिस्ट्री में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, वे प्रक्रम ही संपन्न होते हैं, ज्यादा संपन्न होते हैं जिनमें कम ऊर्जा खर्च होती है। तो यहां पे कम ऊर्जा कौन सी है? युग्मन। मतलब युग्मन में कम ऊर्जा लगेगी और उच्च ऊर्जा स्तर पे अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा चौथा Eg में
तो ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी। तो क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, मैं यहां पे लिख दूं, जैसे ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा T2G में, और पांचवा इलेक्ट्रॉन भी किधर जाएगा, यहां जाएगा T2G में। क्यों, क्योंकि CFSE का मान बहुत ज्यादा है, उच्च ऊर्जा स्तर पे जाने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी और युग्मन में कम ऊर्जा लग रही है, तो युग्मन ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर गए, निम्न ऊर्जा स्तर पे गए। इसीलिए इस प्रकार के संकुल को अपन क्या कहते हैं, निम्न चक्रण संकुल। यह निम्न चक्रण संकुल की शर्त है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होता है। इसमें इस इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ चक्रण क्वांटम संख्या है, दूसरे का माइनस हाफ हो जाएगा, कैंसिल हो गया। इस इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ, कैंसिल हो गया। तो कुल चक्रण क्वांटम संख्या के मान कम हो गए, इसीलिए इसको निम्न चक्रण संकुल अपन कहते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर डेल O का मान पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे वही अपन कंडीशन ले लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, T2G में चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन आगे के कक्षक में। चौथा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, उधर जाएगा जिधर कम ऊर्जा लगेगी। अब देखो CFSE का मान कम है, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है, मतलब युग्मन में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और उच्च ऊर्जा स्तर पे अगर चौथा इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसमें ऊर्जा कम लगेगी। तो चौथा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, EG में, और पांचवा भी किधर जाएगा, EG में। अब देखो सारे एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चक्रण क्वांटम संख्या को कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं, नष्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का संकुल क्या कहलाता है, उच्च चक्रण संकुल। क्यों, सभी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण क्वांटम संख्याओं के मान जुड़ जाएंगे और कुल चक्रण क्वांटम संख्या का मान उच्च होगा। कब होगा, जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और CFSE का मान कम है। ठीक है, तो दो कंडीशन आपके पास हो गई कि निम्न चक्रण संकुल कब बनेगा और उच्च चक्रण संकुल कब बनेगा। अब ये कंडीशन आई कैसे कि यहां CFSE का मान ज्यादा क्यों है और यहां CFSE का मान कम क्यों है। तो संकुलों में अगर लिगेंड प्रबल है तो T2G और EG के मध्य ऊर्जा अंतराल ज्यादा हो जाएगा, मतलब CFSE का मान ज्यादा हो जाएगा और निम्न चक्रण संकुल बनेंगे। तो निम्न चक्रण संकुल का बनना और CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होना कब होगा, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में, प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में। जब प्रबल लिगेंड होंगे तो निम्न चक्रण संकुल बनेंगे, यह स्थिति उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन देखिए, लिगेंड दुर्बल हैं तो विपाटन कम होगा, CFSE का मान पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा से भी कम हो जाएगा और उच्च चक्रण संकुल बनेंगे। तो उच्च चक्रण संकुल कब बनेंगे, दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में। तो दुर्बल लिगेंड होंगे तो विपाटन कम होगा, CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से कम होगा, इलेक्ट्रॉन युग्मन जल्दी कर लेंगे, युग्मन नहीं करेंगे, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है तो युग्मन नहीं करेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर पे चले जाएंगे युग्मन से पहले, तो उच्च चक्रण संकुल बनेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन छठा इलेक्ट्रॉन आता है तो छठा इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, सातवां इलेक्ट्रॉन भी T2G में, आठवां इलेक्ट्रॉन भी T2G में, नौवां इलेक्ट्रॉन EG में और 10वां इलेक्ट्रॉन EG में। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे। ये दो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, दो कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये कंडीशन अपन ने देखी है अष्टफलकीय संकुलों के लिए, जिसमें लिगेंड हैं
उनकी प्रबलता कितनी है उस पर निर्भर करेगा कि निम्न चक्रण संकुल बनेंगे या उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। अब देखिए, अगर संकुल चतुष्फलकीय है तो क्या होगा। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए चतुष्फलकीय संकुलों में देखिए डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है। ये 5 डी कक्षक धातु के, और जब संकुल बनेगा लिगेंड की उपस्थिति में तो 3 कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा और 2 कक्षकों की ऊर्जा कम। जिनकी ऊर्जा कम है 2 कक्षक हैं उन्हें ई कक्षक, और ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षकों को T2 कक्षक कहते हैं, और दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल डेल टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। मतलब ये चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE हो गया, डेल टी। यहां अपन ने कल भी पढ़ा था कि डेल टी इज ऑलवेज लेस देन डेल ओ। डेल टी का मान है वो डेल ओ से हमेशा कम होता है। कारण भी अपन ने कल देखे थे कि चतुष्फलकीय संकुल हैं उनमें एक तो लिगेंडों की संख्या 4 है, दूसरा कारण है कि चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड है वो अक्षों के बीच में से होके आते हैं, तो जो डी कक्षक है उनसे सीधा सामना नहीं होता है, तो प्रतिकर्षण कम होने के कारण विपाटन भी कम होता है। ऐसा अपन ने इसके पिछले वीडियो में देखा। अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE का ये तुलना में अपन इस प्रकार के कह सकते हैं। साथ ही अपन ये कहेंगे या ये अपन देखते हैं कि चतुष्फलकीय संकुलों के लिए हमेशा डेल टी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। हमेशा CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है। किसके लिए? चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। इसलिए कौन सा काम होगा? डेल टी, जिसमें ऊर्जा कम खर्च होगी। मतलब युग्मन होने से पहले पांचों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे देखिएगा, अगर इस तरह से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो कैसे भरेंगे? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ई कक्षकों में। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किधर जाएगा? ई में। अब तीसरा कक्षक है वो कहां जाएगा? T2 में जाएगा, ना कि ई में जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ई में इसको इलेक्ट्रॉन को कक्षकों ई कक्षकों में भरें तो युग्मन के लिए ऊर्जा खर्च होगी। उस ऊर्जा का मान उच्च ऊर्जा स्तर पे जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा से ज़्यादा होगा, मतलब CFSE से ज़्यादा होगा। तो वह काम होगा जिसके लिए कम ऊर्जा खर्च हो रही है। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पे जाएगा तो उसमें ऊर्जा कम लग रही है। तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन T2 में जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी T2 में जाएगा, और छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। देखिए, छठा इलेक्ट्रॉन ई में, सातवां ई में, आठवां T2 में, नौवां T2 में, और 10वां T2 कक्षक में जाता है। तो इस प्रकार से अपन चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्या कहेंगे? हमेशा क्या बनते हैं? उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे लिगेंड दुर्बल हो, इसका प्रभाव चतुष्फलकीय संकुलों में चक्रण पर नहीं पड़ता है। हाँ, लिगेंड दुर्बल और प्रबल होंगे तो डेल टी के मान में प्रभाव जरूर पड़ेगा। अगर प्रबल लिगेंड है तो डेल टी बढ़ जाएगा, दुर्बल लिगेंड है तो डेल टी कम होगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में डेल टी का मान युग्मन ऊर्जा से कम ही रहेगा। इसलिए हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। क्लियर है चीज? ठीक है। तो इस प्रकार से डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। अब अगर इसके चुंबकीय गुणों की अपन बात करें तो चुंबकीय गुणों में देखिएगा, चुंबकीय गुण
चुंबकीय गुणों के लिए अपन क्या देखते हैं कि अगर संकुल के केंद्रीय धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय कहते हैं। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय कहेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो अनुचुंबकीय, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं तो उस संकुल को अपन क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय कहेंगे। चुंबकीय गुणों को कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से उसकी गणना करते हैं? तो चुंबकीय गुण चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण, और जिसका सूत्र होता है म्यू बराबर रूट एन गुणा एन प्लस 2 BM। ये कब होता है? जब उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु आवर्त सारणी की 3D श्रेणी से संबंधित है। स्कैंडियम से लेके जिंक तक की अपन बात कर रहे हैं। यहां म्यू क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और BM इसकी इकाई है जिसे अपन कहते हैं बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन इसकी इकाई है। इस सूत्र के द्वारा अपन चुंबकीय गुणों की गणना करते हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर चुंबकीय गुण अपन इस प्रकार से बता सकते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में सबसे पहले मैं उदाहरण ले रहा हूं अष्टफलकीय संकुलों के लिए। अष्टफलकीय संकुलों के लिए तो देखिए एक अपन चार्ट बना लें या टेबल बना लें। ये मैं लिख रहा हूं क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6, इस तरह से क्रम संख्या लिख ली। ये केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 D2 D3 D4 D5 D6। और यहां पर मैं कंडीशन लगा रहा हूं सबसे पहले प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। अगर लिगेंड प्रबल है तो ठीक है। और ये लिख रहा हूं मैं एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और यहां लिख रहा हूं म्यू चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, देखिएगा पहला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? अष्टफलकीय संकुलों में अगर प्रबल लिगेंड है तो T2G1 Eg0। ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? T2G में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर पे जाएगा, Eg में नहीं जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। और म्यू का मान यहां पे अपन निकाल लेंगे, एन का, एन की जगह रख के 1 गुणा 1 प्लस 2 मतलब √3। ये म्यू का मान प्राप्त हो जाता है। D2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? T2G2 Eg0। दोनों इलेक्ट्रॉन किधर गए? T2G में गए। T2G के 3 कक्षक हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में रहेंगे। n का मान क्या हुआ? 2। इस n की जगह 2 रख दें तो म्यू का मान हो गया 2 गुणा 2 प्लस 2, तो क्या हो गया? √8। ये म्यू का मान हो गया। D3 में देखिएगा T2G3 Eg0। क्लियर? T2G में 3 कक्षक हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन एक एक कक्षक में अकेले अकेले आ जाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 3।
और म्यू का मान हो गया 3 गुणा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 3 15, रूट 15 हो गया। ये म्यू का मान आ गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई समस्या नहीं है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन देखिए, चूंकि लिगेंड कैसा है, प्रबल है, तो किधर जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर पे ही जाएगा, क्योंकि CFSE के मान बहुत ज्यादा हैं और युग्मन ऊर्जा का मान कम है। तो हो जाएगा T2G4 Eg0। चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में जाते ही युग्मन हो गया। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 तो युग्म के रूप में उपस्थित हैं और 2 अयुग्मित हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वापस कितनी हो गई, 2। तो म्यू का मान वापस कम हो गया, 2 गुणा 2 प्लस 2 बराबर रूट 8। और D5 में T2G5 Eg0, 3 कक्षक 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित कितने हुए, 1। तो म्यू का मान हो गया 1 गुणा 1 प्लस 2 मतलब रूट 3। और D6 में क्या होगा, T2G6 Eg0, 6 इलेक्ट्रॉन 3 कक्षक, मतलब प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, n का मान 0, तो म्यू का मान भी क्या हो गया, 0। ये कौन सी कंडीशन में होता है, जब लिगेंड प्रबल है। ठीक है। D6 के बाद अपन क्या लें, D7 अगर लें, D7 तो इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा, T2G6 Eg1। अब T2G तो भर गया, एक ही रास्ता है कि Eg में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए म्यू का मान हो गया रूट 3। D8 के लिए T2G6 Eg2, T2G भर गया, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए और म्यू का मान हो गया रूट 8। फिर D9 में देखिए क्या हो जाएगा, T2G6 Eg3, T2G में 3 कक्षक हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 युग्म के रूप में उपस्थित हैं। Eg में 2 कक्षक हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये तो युग्म हो गया। एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो एक कक्षक में रहेगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 हो जाती है। तो यहां हो जाएगा 1 गुणा 1 प्लस 2 मतलब रूट 3। और फिर D10 की अगर अपन बात करें, और ये क्रम भी चेंज हो गया, 7 8 9 10। D10 में क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो T2G में जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन Eg में जाएंगे, T2G भी पूरा भर गया, Eg भी पूरा भर गया, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, तो म्यू का मान भी क्या आ गया, 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, म्यू का मान भी 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप अष्टफलकीय संकुलों में प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। अब यहां पे प्रबल लिगेंड की जगह अगर लिगेंड दुर्बल है तो देखिए क्या होगा। लिगेंड अगर दुर्बल है तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 तक देखें, D1 D2 D3 D4 D5 और D6 देखें। दुर्बल लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन T2G1 Eg0, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2G2 Eg0 और तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G3 Eg0। यहां तक वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया जो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में था। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन देखिए, चूंकि लिगेंड दुर्बल है तो CFSE का मान कम है, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की बजाय उच्च ऊर्जा स्तर पे जाना चाहेगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, T2G3 Eg1,
और पांचवा इलेक्ट्रॉन T2G3 Eg2 और छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? T2G में 3 आ गए, Eg में भी 2 आ गए, सारे कक्षकों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो आएगा T2G4 Eg2 D6 में। तो ये कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा संकुल का? दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में। तो यहां N1, यहां 2, दूसरे के D2 के लिए 2, D3 के लिए 3, D4 के लिए देखिए क्या है, चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 3 T2G में है, 3 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक Eg में है तो एक इलेक्ट्रॉन है, 2 कक्षक हैं Eg में, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही रहेगा। D5 के लिए देखिए पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही हैं, 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया एक एक कक्षक में, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? Eg में है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब युग्मन चालू हो रहा है D6 से, T2G में एक इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गया और T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो युग्म में है, 2 अयुग्मित हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो T2G में अयुग्मित हैं, 2 Eg वाले तो ये 4। तो ये आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इनके मान इस सूत्र में रख के चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। D7 कहाँ जाएगा? T2G में जाएगा, T2G5 Eg2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, 3 हो गई, तो T2G में 5 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, है ना, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 कक्षक, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो युग्म के रूप में उपस्थित हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन T2G में रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन Eg में है। करके देखते हैं, देखिए D7 4 और 5 और 2। D7 में T2G5 हो गया और Eg2 हो गया, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन 3 कक्षक, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन Eg में आ गए, तो आ गए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। D8 में क्या हो जाएगा? 6 2। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, T2G में 3 कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, Eg में 2 कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन उसमें भर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। छठा इलेक्ट्रॉन T2G में, 7वां इलेक्ट्रॉन T2G में, 8वां इलेक्ट्रॉन भी T2G में, तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, पूरा भर गया, 3 इलेक्ट्रॉनों के युग्म उपस्थित हैं। Eg में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 कक्षक, तो यहाँ आपको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। D9 में T2G तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉनों से भर गया, Eg में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो Eg में भी अब के युग्मन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन तो युग्म के रूप में उपस्थित हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और D10 क्या हो जाता है? T2G और Eg दोनों भर जाते हैं और n का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये आ गया 7 8 9 और 10, और ये n के मान आ गए इनके लिए। तो इन n के मानों की सहायता से आप चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चतुष्फलकीय संकुलों में अपन ने देखा कि हमेशा ही क्या होता है, उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, क्योंकि डेल्टी का मान हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड प्रबल है तो क्या होगा, CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा होगा और निम्न चक्रण संकुल बनेंगे। और अगर दुर्बल लिगेंड है तो CFSE का मान पेयरिंग एनर्जी से कम होगा और उच्च चक्रण संकुल बनेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि केंद्रीय धातु है उस पर कितना ऑक्सीकरण अवस्था है, उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे T2G और Eg कक्षकों के बीच, और वितरण के बाद आप ये देखेंगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बाद अपन इस सूत्र की सहायता से
उसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। तो ये था डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण एवं चुंबकीय गुण। तो ये आज के टॉपिक थे। नेक्स्ट वीडियो में देखिए अपन देखेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व। स्थायित्व CFSE पे निर्भर करेगा और CFSE गणना में अपन वापस इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब T2G में जाता है तो ऊर्जा का निष्कासन होता है अष्टफलकीय संकुलों में, और अगर EG में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। उन दोनों के कुल ऊर्जा के योग से ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है, वो अपन गणना करेंगे। CFSE का मान मतलब उसका ऋणात्मक मान जितना ज़्यादा प्राप्त होगा संकुल उतना ज़्यादा स्थायी होगा। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ ही अपन देखेंगे कि संकुल रंगीन क्यों होते हैं। तो संकुलों का रंग की व्याख्या भी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ संकुलों के महत्व देखेंगे। तो आप हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।